देखिए, ये न्यायिक रिपोर्ट नहीं है, ये अन्यायिक रिपोर्ट है। अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण, दोषपूर्ण और पूर्वाग्रहों से ग्रसित रिपोर्ट है। और रिपोर्ट के माध्यम से हमारे जो हिंदू भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनको मानसिक रूप से मुसलमानों के प्रति कैसे नफरत उनके दिलों में आए, इसके प्लानिंग के तहत ये सारी रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। अब मैं पहली बात तो बता दूं, कल मैं संभल में था और उसी जामा मस्जिद में मैं जुमा के दिन मौजूद था और उसका मुआयना भी किया, अंदर से भी बाहर से भी। मैं वक्त से पहले पहुंचा था और कमेटी के लोगों ने भी बहुत सारी बातें हमसे शेयर की। गेट के सामने जो नया थाना बन गया, मैंने उसको भी देखा, उसकी हकीकत का भी इल्म हुआ मुझे कि ये सब कैसे फोर्सफुल्ली सरकार ने इस मस्जिद को मुतनाज़ा बनाने के लिए, विवादित भूमि उसको जानबूझकर घोषित करने के लिए प्लान किया गया। और पीएसी समेत, आरएएफ समेत उत्तर प्रदेश की लोकल पुलिस को परमानेंट वहां पर स्थापित कर दिया गया। बहरहाल हम इस बात की पहले तो निंदा करते हैं कि किसी पाक जगह को, पवित्र जगह को, इबादत की जगह को इस तरह से अपवित्र करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए थी। जो सरकार के द्वारा किया जा रहा नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब आपने इस रिपोर्ट की बात की, पहले तो 47 का कोई रिपोर्ट माना नहीं जाएगा। 47 शब्द इस्तेमाल करना गलत है। जब पार्टीशन हुआ ना, तो डिवीजन के बाद ना इन आउट का एक सिलसिला चला जो तकरीबन 5 साल तक चलता रहा। हमारे मुल्क में कई सीनियर वजीर रहे हैं कैबिनेट में, यहाँ तक के वजीर आजम की कुर्सी पर एक पांव तक रख दिया था, लेकिन वो पांव खींच लिया मोदी जी ने, लाल कृष्ण आडवाणी का। नायब वजीर आजम वो रह चुके हैं, वजीर दाखिला रह चुके हैं, वो खुद पाकिस्तान से आए थे और पार्टीशन के बाद आए थे। वजीर आजम मनमोहन सिंह रहे हैं, वो भी पार्टीशन के बाद वाले हैं। पर ये 47 के बाद आने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, और न सिर्फ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वालों की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान से भी बहुत सारे लोग 47 के बाद गए और वो सिलसिला कई साल तक जारी रहा। इसलिए रिपोर्टें जो भी मानी जाएंगी वो आफ्टर मैंने 26 जनवरी 1950 के बाद और 1952 के बाद बीच जो एक्टिविटी हुई, संविधान लागू हो गया, मुल्क में बाज़ाब्ता कानून का राज हुआ। आजाद भारत में पहली बार 26 जनवरी 1950 से ही सब कुछ गिना जाएगा। उससे पहले जो कुछ भी था वो अंग्रेजों के हाथ में था और इन आउट का सिलसिला निर्बाध रूप से गैर कानूनी, चूंकि कानूनी नहीं था उस वक्त, तो आने जाने का गैर कानूनी तरीका राइज था। जाहिर सी बात है, जब कानून था ही नहीं, न पासपोर्ट का कानून, न वीजा का कानून, न आने का कानून, न जाने का कानून। कानून तो नाफिज हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो उससे पहले जो भी गैर कानूनी कहे, कानूनी कहे, आने जाने का सिलसिला कंटिन्यू चल रहा था। पहली रिपोर्ट 1951 की जनगणना की है। मैं पहले उसको पढ़ देता हूं, फिर अपनी बात करता हूं। 1951 की जनगणना के अनुसार संभल जो नगर क्षेत्र है, जिसको नगर पालिका परिषद अभी आप कहते हैं, जो मुरादाबाद जिला था, संभल जिला तब नहीं था, जिला तो अब बना, तो उसमें जनसंख्या कुल जो थी वो 61,568 लोग थे, जिसमें मुस्लिमों की जनसंख्या 43,667, यानी कि 71%, 71% मुसलमानों की आबादी। 1951 की बात है, पहला जनगणना जो भारत में हुआ। उस पहली जनगणना में 71% मुसलमान थे और नॉन मुस्लिम जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी जनसंख्या जो थी वो 17,901, लगभग 29%। अब बीच के सभी बातों को छोड़कर लास्ट जनगणना जो भारत में हुआ वो 2011 का हुआ, उसके बाद जनगणना नहीं हुआ। 2011 के जनगणना के समय संभल जनपद मुरादाबाद का हिस्सा था। 2011 में भी वो मुरादाबाद का ही हिस्सा था और 2021 में जनगणना हुआ ही नहीं है और अब तक नहीं। वो नई रिपोर्ट कोई आए जनगणना को लेकर तो अभी कोई बात ही नहीं होगी। तो 2011 का जो जनगणना था उसमें हिंदू भाइयों की आबादी बन गई 22%, 29 से वो 22 पर आ गए और ये 71 से 78 पर आ गए। 7% इधर अप हुआ और उधर डाउन हुआ। बस यहीं से अब बात शुरू करता हूं, अप और डाउन। पहले आप जाने डेमोग्राफी पर बहुत ज्यादा डिबेट यहां हो रहा, डेमोग्राफी चेंज हो रहा, डेमोग्राफी चेंज हो रहा, ये हो रहा वो रहा। यहां मुल्क जैसे आजाद हुआ, पहले तो आजादी के वक्त कत्लेआम हुआ,
मजहबी लड़ाई, धार्मिक तनाव इतना जोरों पर था कि मुसलमानों की आबादी में, बड़ी आबादी में रहना पसंद करने लगा। जहां छोटी आबादी थी वो सब हिजरत करने लगे, माइग्रेंट हो गए, वो लोग अपने जगह को छोड़ने लग गए। बड़ी आबादियों में, सेफ जोन में वो जाने को मजबूर हो गए। कानपुर आप जाएंगे ना, चमनगंज, बेकनगंज, करनेलगंज, फतेहपुरगंज, मूलगंज, फलागंज करते करते मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगा आपको। वहां फिर दूसरे जगह जाएंगे, मोती महल, खपड़ा मोहाल, फला मोहाल, वो मोहाल है, इधर गंज, इधर वहां नॉन मुस्लिम भाई ज्यादा हैं, पार्टीशन लगता वहां है शहर में। रिपोर्ट में भी तो यही कहा गया है कि हिंदू जो है पलायन कर रहे हैं। कहां पलायन? सब यही तो असल मुद्दा है ना, इसी को तो समझना है। पलायन करने का मतलब क्या है? अगर दिल्ली में मैं बैठा हूं, आप दिल्ली में, हमारी बात आपसे हो रही है, दिल्ली में एक जगह है ओखला। हर मुसलमान दिल्ली का जिसको पैसा होता है उसके मन में एक बात जगती है कि मैं ओखला में चला जाऊं, सेफ जोन है, वहां विधायक भी मुसलमान, काउंसलर भी मुसलमान, नहीं, एक मदरसा, मस्जिद, खाना पीना, एक सुकून मतलब मिलता है उसको ये भाई उसके दिल से निकल जाता है कि कोई खाने को लेकर, पीने को लेकर हम पर वार करेगा, हमला करेगा या कुछ करेगा। आखिर ये सब हुआ क्यों? पलायन क्यों हुए और पलायन कहां हुआ? दो सवाल है, क्यों और कहां और कैसे। तो पलायन सिर्फ हिंदुओं का नहीं हुआ है। मुसलमान जो बढ़ा वो आसमान से तो संभल में आया नहीं। अगर आसमान से आया तो कोई तस्वीर दिखा दीजिए। वो तो कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ाते हैं मुसलमान, तो वो उस पर भी रिपोर्टें हैं। अब फिर 1 घंटा लग जाएगा उस पर भी बात करने में। उस प्रजनन दर पर हमारी पूरी रिपोर्ट ओके है और हम दावे के साथ कहते हैं कि जितने इल्जाम हैं उसको हम खारिज करते हैं, बेबुनियाद है, बकवास है और मनगढ़ंत है। प्रजनन दर में मुसलमान अब गैर मुस्लिमों से पीछे जा चुके हैं। अब आज जहां आप बैठे हैं 2025 की बात मैं कर रहा हूं, अब ये खोदते ले जाएंगे 1800 सदी में, तो हम नहीं परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि धर्मांतरण नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। गांव देहात में जहां छोटी आबादी मुसलमानों की थी वो लोग सेफ जोन में चले गए। संभल में 1951 से लेकर 2025 तक, अप टू नाउ, आज तक की बात करूं तो गांव से लोग शिफ्ट होके आ रहे हैं, संभल में मकान खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, मकान। अभी भी मैं पूरा घूम के आया हूं, नई आबादी, नई कॉलोनियां लगातार कंटिन्यू बढ़ रही हैं, क्षेत्रफल उसका बढ़ रहा, संभल का, नगर पालिका परिषद का। तो जो नई आबादी बढ़ी तो ऑटोमेटिकली उनका प्रतिशत बढ़ा। अब इसके विपरीत जब आबादी मुसलमानों की बढ़ी तो कुछ मोहल्ले में हिंदू भाई अपने आप को असुरक्षित समझने लगे, तो उन्होंने अपने मकान को बेचना शुरू किया। तो बेच के पाकिस्तान गए, वो बांग्लादेश गए, कहां गए, श्रीलंका गए, नेपाल गए? नहीं, वही है। संभल से हटकर उन्होंने अपनी अलग आबादी बढ़ाई। सब जगह एक दूसरी जगह लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ये शिफ्टिंग है, पलायन नहीं है। लफ्ज समझिए। एक चीज और उसमें लिखी गई है कि 1978 के बाद 15 बार दंगे हुए संभल में। तो इससे क्या समझा जाए कि वहां इसीलिए दंगे हुए क्योंकि मुस्लिम आबादी बढ़ी, या हिंदू जो है वो डरने की वजह से पलायन कर रहे हैं? जब आबादी हिंदू की नहीं तो दंगा किससे हुआ? वहां आबादी है ही नहीं तो दंगे कैसे हो गए? कभी भी एक बात नोट कर लें, जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है वहां दंगे कभी नहीं होते हैं। दंगे मुसलमानों की जहां छोटी आबादी है वहां होते हैं। मतलब कॉमनल राइट्स की बात कर रहा हूं। जहां बड़ी आबादी है वहां हुकूमत के लोग मारते हैं मुसलमान को, हिंदू भाई नहीं मारते हैं। संभल में पहली बात तो कितना दंगे का जिक्र किया उसने? 15। वो गलत रिपोर्ट है। दंगे संभल में 2 दशक से तो दंगे हुए ही नहीं थे। संभल ही एक ऐसी जगह थी कि 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भी उस शहर में कुछ नहीं हुआ था। होता क्यों? कौन थे वहां? माइनॉरिटी में हिंदू भाई थे शहर में। मुसलमान कभी भी माइनॉरिटी पे हमला करता हुआ आज तक नहीं दिखा। जब मुसलमानों पर हमला होता है तो डिफेंस में ये खड़ा होता, उसमें भी पुलिस साथ आ जाती है। एक नहीं 1000 उदाहरण है। मलियाना में जो हुआ, मेरठ में भी हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, वो पीएसी वर्सेस मुस्लिम था, यानी कि सरकार वर्सेस मुस्लिम। नेल्ली में हुआ सरकार वर्सेस, कोकराझार में सरकार वर्सेस, भागलपुर में सरकार वर्सेस, मुंबई में सरकार वर्सेस। कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा है ही नहीं। दंगा जिसको आप कहते हैं, मुसलमानों ने कभी ऑफेंस किया ही नहीं, डिफेंस करना पड़ रहा, वो मजबूर कर दिया जाता है इन्हें डिफेंस करने को।
और डिफेंस करने के नाम पर जब ये बचाव में पत्थर और ये वो जमा करते हैं तो उसको भी ये दूसरे ढंग से दिखाते हैं। ये इनका एजेंडा है। लेकिन भारत के हिंदू भाई मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार है। मूर्ख होते तो ये नारा देते ना 80-20 का, तो 80-20 का नारा में मुसलमान टिकेगा? आप बताओ, लॉजिक टिकेगा? नहीं टिकेगा। टिका हुआ है ना, कोई कौन टिकाए हुआ? मैं तो कहता हूं भारत के हिंदू भाई टिकाए हुए। उनका प्यार, उनका प्रेम, उनका स्वभाव, उनके रहने सहने का तरीका। हिंदू मुस्लिम दंगा है ही नहीं भाई। ये सरकार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाती है, सत्ता में कैसे बने रहा जाए। अच्छा, पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम है क्या दंगा? फिर वहां क्या किया जाता? वहां शिया सुन्नी लड़वा दिया जाता। वहां पठान और बलोच और फला और चिरमा कुछ करते रहो और कुछ नहीं हो तो वो वहां भी पलायन करके जो लोग गए उन्हें मुहाजिर कहा जाता, तो मुहाजिर से लड़ा दिया जाता। लड़ा कर, ये हमेशा का माने इतिहास रहा, ये पुरानी तारीख रही है कि सत्ता पर अगर रहना है तो लाशों का सौदा करना होगा। वो ये सरकारें करती हैं। हमारे मुल्क की आवाम अमन पसंद है। यहाँ के लोग चैन, सुकून, अमन, प्यार, प्रेम पर बिलीव करते हैं। ये सूफी संतों की भूमि है। यहाँ हमेशा प्यार के नगमे गाए गए हैं। यहाँ लोग एक दूसरे के त्योहारों में आपस में बधाइयां देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं, शेयर करते हैं, दुख को सुख को आपस में मिलकर मनाते हैं। ये सरासर सरकार मैं बोल रहा हूं। हमारे लोग सरकार का मतलब भाजपा समझते हैं। इस गलतफहमी को निकाल दीजिएगा। जिसकी भी सरकार रही है, सरकार कांग्रेस की थी तब सारे दंगे हुए थे, सरकार भाजपा की है तब भी दंगे हो रहे हैं। वो अपने एजेंडे के हिसाब से दंगा कराते हैं, ये अपने एजेंडे के हिसाब से दंगा कराते हैं। लड़ाने का मकसद वाहिद ये होता है कि हमारी हुकूमत मजबूत हो जाए, पोलराइजेशन हो, किसी भी तरह से डिवीजन हो किसी तरह से, और हमको वोट मिल जाए, हम हुकूमत में बने रहे। कोई मकसद नहीं है और